मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है 2 साल हो गए, तो इसकी अब पेड सर्विस होनी है। खर्चा इस सर्विस पे अब ज़्यादा आने वाला है। अभी 2 साल के अंदर जो खर्चा आया है इस गाड़ी पर वो आया 1750 रुपये का, क्योंकि मैंने हर तरह के रास्ते पे चलाया है। दूसरी इसकी जो सबसे बड़ी खासियत लगती है मुझे अदर गाड़ियों से, तो ये सबसे अच्छी चीज़ बन जाती है जब आप इस गाड़ी को सिटी में चलाते हैं। तो स्टीयरिंग व्हील है ना, और जैसे ही आप हाईवे पे इस गाड़ी को लेके जाएंगे, स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे, और राइड क्वालिटी की बात करें तो रस्ट वगैरह लगने का इशू नहीं होगा। तो मैंने रियर सीट पे बैठ के भी इससे लंबी जर्नी की है। अब ऐसे देखा जाए तो XUV300 का बूट ज़्यादा कंपनी क्लेम करती है, लेकिन वो 2.5 किलोमीटर का माइलेज कंपनी ज़्यादा क्लेम करती है। हाईवे पे जब मैंने 710 किलोमीटर इस गाड़ी को चलाया, मुझे जो मैक्सिमम माइलेज मिला है, बहुत सारे लोग बोलते हैं मारुति गाड़ी टीन का डब्बा होती है, स्टेबल फील नहीं होती, बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। ये अगर मैं मारुति की और कोई गाड़ी लेता ना तो लोग जरूर कहते हैं कि टीन का डब्बा। पहली कमी तो दोस्तों इसकी ये है कि, लेकिन अच्छी बात ये है कि प्रोजेक्टर आपको मिल रहा था उस समय। कमी की अगर बात करूँ दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें 5 गियर दिए गए हैं, ऑटोमेटिक में आपको 6 गियर मिलते हैं। तो ओवरऑल 2 साल में दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस बहुत सेल्स के मामले में अच्छी गाड़ियों को पछाड़ रखा है इनने। उम्मीद है कंपनी जल्दी ही जो है इस चीज़ में कुछ ना कुछ करेगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई जानकारी वाली वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त गिरीश। दोस्तों मेरी ब्रेजा को 2 साल कंप्लीट हो गए हैं 5 फरवरी को। तो 5 फरवरी को दोस्तों गाड़ी को 2 साल कंप्लीट हो गए हैं। गाड़ी को अच्छा खासा हमने चला भी लिया है। तो आप लोग कह रहे थे कि एक डिटेल रिव्यू बताइए अपनी गाड़ी का, कि गाड़ी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। हालांकि मैंने हर साल आपको बताया है कि गाड़ी को चलाने के बाद क्या क्या चीज़ें मुझे फ़ील हुई हैं, लेकिन अब गाड़ी को मैंने ठीक ठाक चला भी लिया है और अच्छे से परख लिया है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको आपके सवाल का जवाब दिया जाए कि ब्रेजा आपके लिए कैसी गाड़ी रहेगी, और अगर आप ख़रीदने के लिए इसको प्लान कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें आपको अच्छी मिलेंगी, क्या क्या चीज़ें आपको डाउन फील होंगी। हालांकि मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है ब्रेजा की खासियत और कमियाँ, लेकिन मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों, 2 साल हो गए तो इसकी अब पेड सर्विस होनी है। जो पेड सर्विस होती है दोस्तों, उसमें आपको लेबर चार्ज भी देना पड़ता है, साथ में इंजन ऑयल, कूलेंट और जो ब्रेक ऑयल वगैरह तो वो चेक करते ही हैं, शायद रिप्लेस कर देंगे इस बार, साथ में करते ही हैं। साथ में जो इंजन ऑयल फ़िल्टर है वो भी चेंज किया जाता है। तो ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। तो थोड़ा सा खर्चा इस सर्विस पे अब ज़्यादा आने वाला है। अभी तक की बात करें तो दोस्तों केवल 1700-1750 का खर्चा मेरी गाड़ी में आया है 2 साल के अंदर। क्योंकि एक जो सर्विस होती है जिसमें हमको इंजन ऑयल चेंज कराना होता है 1 साल वाली, उसमें 1750 रुपये का खर्चा आया था। आप देखते हैं कि सर्विस कराने के दौरान कितना खर्चा आएगा। मेरे पास कॉल तो आ रहा है, साथ में हमको डिस्काउंट भी मिल रहा है, 25% तक का लेबर चार्ज पर डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो देखेंगे जब सर्विस कराएंगे तो उसका वीडियो भी मैं डिटेल में लेके आऊँगा। तो सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अभी मैंने बता दिया कि 2 साल के अंदर जो खर्चा आया है इस गाड़ी पर वो आया 1750 रुपये का, ठीक है, सर्विस के दौरान, यानी मेंटेनेंस पर जो खर्चा आया है वो बताया मैंने आपको। अब बात करते दोस्तों इस गाड़ी के साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है अभी तक का। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं दोस्तों, इस गाड़ी को मैंने हर तरह के रास्ते पर चलाया है। ख़राब रास्तों पर, गाँव के रास्तों पर, हाईवे पर, सभी तरह के रास्तों पर चलाया है। तो सारी चीज़ें मैं जान चुका हूँ कि गाड़ी का सस्पेंसन कैसा है, हैंडलिंग कैसी है, राइड क्वालिटी कैसी है। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ जो सबसे अच्छी खासियत है, जो कि मैं हमेशा से कहता हूँ, वो है ब्रेजा का इंजन। इसमें दोस्तों अदर गाड़ियों से अगर आप कंपेयर करेंगे तो टर्बो इंजन तो नहीं मिलता, लेकिन 1500 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिफाइन है, बहुत ही ज़्यादा साइलेंट इंजन है। कई बार बोल चुका हूँ कि इतना साइलेंट है कि गाड़ी का इंजन स्टार्ट होगा आप बगल से निकल जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, और केबिन में तो आपको बिल्कुल नॉइज़ फील ही नहीं होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा साइलेंट है। दूसरी इसकी जो सबसे बड़ी खासियत लगती है मुझे अदर गाड़ियों से, वो है 1 गियर ज़्यादा में आप गाड़ी को चला सकते हैं। यानी कि जो गाड़ी को आप 3rd गियर में चला रहे हैं, सिटी में चला रहे हैं या फिर हाईवे पर चला रहे हैं, तो इस गाड़ी को आप 4th गियर में चला सकते हैं और गाड़ी बड़े प्यार से उड़ जाती है किसी भी गियर में। किसी भी गियर में मेरा मतलब खड़ी गाड़ी की बात नहीं कर रहा, 2nd गियर में गाड़ी आराम से उठती है बिना एक्सीलेटर के, 1st गियर में भी आराम से उठती है, कोई वाइब्रेशन फील नहीं होता अगर मैं खड़ी गाड़ी को उठाने की बात करूं। लेकिन जब आप चल रहे हैं तो मान लीजिए आपको ज़रूरत है 2nd गियर की, तो 3रे गियर में आप चल रहे हैं तो भी गाड़ी को आप थोड़ा सा एक्सीलेटर दे के पुश करके एक्सीलेटर को आराम से उठा सकते, कोई वाइब्रेशन फील नहीं होगा, ना ही आपको हाफ क्लच का यूज करना होगा, यानी क्लच को दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये सबसे अच्छी चीज़ बन जाती है जब आप इस गाड़ी को सिटी में चलाते हैं। दूसरा, इसकी जो विजिबिलिटी है ना दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको कि जब आप इस गाड़ी को चलाएँगे तो सिटी में चाहे हाईवे पर जो विजिबिलिटी मिलती है बहुत ही तगड़ी मिलती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से सूरज आ रहा है, तो देखिए मैं यहाँ से दिखाता हूँ, बोनट का व्यू बढ़िया मिलता है,
साइड का व्यू बढ़िया मिलता है, मतलब पूरा ओपन एरिया मिल जाता है। चारों तरफ आपको काफ़ी अच्छा ओपन एरिया मिल जाता है, जिससे विजिबिलिटी बहुत अच्छी आती है। और इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद भी इसको सिटी में चलाना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो इसका स्टीयरिंग व्हील है ना, उसका रिस्पॉन्स बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। मारुति की जो गाड़ियाँ हैं ना दोस्तों, शुरू से ही स्टीयरिंग व्हील के रिस्पॉन्स के लिए बदनाम है। अब अगर आप कहेंगे कि स्टीयरिंग वापस आता है कि नहीं आता, तो भाई मैं इस बारे में भी वीडियो बना चुका हूँ कि हर कंपनी अपने हिसाब से गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील का रिस्पॉन्स सेट करती हैं। जैसे कि ब्रेजा की बात करें तो स्टीयरिंग रिटर्न तो आता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी की स्पीड मोड़ते समय कितनी है। जितनी स्पीड ज़्यादा होगी उतनी जल्दी स्टीयरिंग रिटर्न आएगा। दूसरा, जब इसको आप सिटी में चलाते हैं या कम स्पीड में चलाते हैं तो स्टीयरिंग व्हील बहुत ही ज़्यादा लाइट है, एकदम मक्खन। मैं सोचता था कि बलेनो और जो इग्निस वगैरह है ना, उनका स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा लाइट है, लेकिन उससे भी ज़्यादा लाइट है, जिससे आप एक उंगली के सहारे स्टीयरिंग को घुमा सकते हैं, गाड़ी को घुमा सकते हैं। इतनी बड़ी गाड़ी होने के बावजूद भी आपको कोई दिक्कत सिटी में नहीं आने वाली है। बहुत ही अच्छे से जो है गाड़ी आप सिटी में चला सकते हैं, हाईवे पे चला सकते हैं। जैसे ही आप हाईवे पे इस गाड़ी को लेके जाएंगे, स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे स्टीयरिंग में वेट आना स्टार्ट हो जाएगा। और जब आप सिटी में चलाते हैं तो बॉक्सी शेप होने के कारण साइड का जजमेंट करना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा बाहर चलते हैं क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है सूरज का, तो फिर बाहर चल के मैं आपको बताता हूँ बाकी चीज़ें। तो मैं कह रहा था कि स्टीयरिंग व्हील का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। और राइड क्वालिटी की बात करें तो क्या कहना, बहुत ही अच्छी राइड क्वालिटी है। हालांकि उसमें एक कमी भी आपको फील होगी, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों ड्राइवर के लिए जो सिटिंग पोजीशन मिलती है ना, वो काफ़ी हाई मिलती है अदर गाड़ियों के मुकाबले। अगर आप कंपेयर करेंगे जैसे कि XUV 700 हो गई, सोनेट हो गई, वेन्यू हो गई, उनके मुकाबले आपको ऐसा फील होगा ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा ऊँची है। और ग्राउंड क्लियरेंस भी काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है इसमें, लगभग 200 mm 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। तो नीचे से टच होने का भी कोई खतरा आपको फील नहीं होगा। और इंजन भी जो है ना दोस्तों, कवर करके दिया गया है आगे से। अगर आप देखेंगे तो कवरिंग दी गई है, देखिए। और इंजन ही नहीं दोस्तों, साइड में भी इस तरह की प्लास्टिक की कवरिंग दी गई है, जिससे रस्ट वगैरह लगने का इशू नहीं होगा। तो दोनों साइड से पीछे से पूरी कवरिंग दी गई है। ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों अगर बात करूं कि रियर सीट में जो स्पेस मिलता है ना, वो भी बढ़िया मिल जाता है आपको। जो रियर सीट है दोस्तों, उस पर भी कंफर्टेबल होकर पैसेंजर बैठ सकते हैं। मैंने रियर सीट पे बैठ के भी इससे लंबी जर्नी की है, तो रियर सीट पे भी आपको स्पेस अच्छा खासा मिलता है, नी रूम अच्छा खासा मिलता है, थाई सपोर्ट अच्छा खासा मिलता है। बात करते हैं बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस भी अच्छा खासा मिल जाता है। हालांकि ऑन पेपर अगर आप देखेंगे तो आपको कम फील होगा, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिकल कंडीशन में बूट स्पेस बहुत अच्छा है। जो शेप है ना, बहुत अच्छा है। अब ऐसे देखा जाए तो XUV 300 का बूट ज़्यादा कंपनी क्लेम करती है, लेकिन वो ऊपर तक करती है। साथ में बूट काफ़ी डीप भी है, एक्चुअल में बूट उसका काफ़ी छोटा है इसके मुकाबले। ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसका माइलेज। अपने सेगमेंट में दोस्तों 1500 सीसी इंजन होने के बावजूद भी इसका माइलेज आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। हालांकि ये VXI वेरिएंट जब हमने ली थी तो उस समय इसमें स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी साथ में मिलती थी। अभी ZXI या ZXI प्लस में ही मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आपको ये टेक्नोलॉजी मिलती है। LXI और VXI में अभी ये चीज़ हटा दी है, तो हमको ये फ़ायदा मिला कि इसका माइलेज थोड़ा सा ज़्यादा है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं स्मार्ट हाइब्रिड के साथ में हमारी गाड़ी है। ठीक है। तो स्मार्ट हाइब्रिड के साथ में एक बेनिफिट ये मिलता है कि माइलेज थोड़ा सा आपको ज़्यादा मिल जाता है। करीब 3.25 किलोमीटर का माइलेज कंपनी ज़्यादा क्लेम करती है नॉन स्मार्ट हाइब्रिड के मुकाबले। साथ में मैं ये भी बता देता हूँ कि मुझे जो मैक्सिमम माइलेज मिला है, इससे कितना मिला है। मैक्सिमम माइलेज मुझे 19.5 का मिला है हाईवे पे, और मिनिमम जो माइलेज मिला है सिटी ट्रैफिक में वो मिला है 14.5 का। टैंक टू टैंक में बात कर रहा हूँ। ठीक है। और ज़्यादा आपको जानना है तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, उसका लिंक मैं आई बटन पर दे रहा हूँ, आप देख लेना। हाईवे पे जब मैंने 710 किलोमीटर इस गाड़ी को चलाया, टोटल हाईवे पे तो नहीं कहूँगा, करीब 50-100 किलोमीटर मैंने सिटी में भी ड्राइव किया था, तो माइलेज कितना निकल के आया तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब आप इस गाड़ी को हाई स्पीड में चलाते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं मारुति गाड़ी टीन का डब्बा होती है, स्टेबल फील नहीं होती, बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। तो जब मैंने ये गाड़ी ली थी दोस्तों, तब मुझे पता था कि लोग कहेंगे कि मारुति की गाड़ी ले ली। अगर मैं मारुति की और कोई गाड़ी लेता ना तो लोग जरूर कहते हैं कि टीन का डब्बा। लेकिन ब्रेजा के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है और पहले से इसकी बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी सुधार किया गया है। साथ में यहाँ पर आपको जो चौड़े टायर मिलते हैं, यानी कि इस सेगमेंट में बेस वेरिएंट से आपको 215 सेक्शन के टायर मिल जाते हैं, यानी कि टॉप और लोअर वेरिएंट में सेम साइज़ के टायर मिल जाते हैं। और
आप अगर इसमें अलॉय वगैरह लगवाते हैं सेम साइज़ के जो कि कंपनी से आते हैं तो आपको टायर चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, यानी कि वाइट टायर मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ में स्पेयर व्हील भी आपको सेम साइज़ का ही दिया गया है, यानी फुल साइज़ का दिया गया है, कोई कॉस्ट कटिंग कंपनी ने नहीं की है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें, तो जितनी चीज़ें मुझे याद आ रही है दोस्तों मैं बताते जा रहा हूँ। अगर मैं कोई चीज़ भूल जाऊँ तो आप कमेंट में ही पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों इसकी कमियों की, क्योंकि कमी बताना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाहर हम खड़े हैं तो बाहर से ही मैं बता देता हूँ। पहली कमी तो दोस्तों इसकी ये है कि इसकी जो हेडलाइट है ना प्रोजेक्टर वाली, उसमें जो बल्ब दिया है ना बहुत अच्छा नहीं दिया, डिसेंट सा दिया है। मतलब अब देखा जाए तो दोस्तों सभी कंपनी ऐसा ही कर रही हैं, हेलोजन बल्ब दे दिया है। और मतलब अगर आप सिटी में चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। हाईवे पे ऐसा हाईवे है जहाँ पर दोनों साइड एक ही रोड पर ट्रैफिक आ रहा है तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अगर डिवाइडर वाला रोड है फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अंधेरे में कोई दिक्कत नहीं आती, अंधेरे में एकदम क्लियर व्यू मिल जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि प्रोजेक्टर आपको मिल रहा था उस समय जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी बेस वेरिएंट से ही। ठीक है, दूसरी कमी की अगर बात करूँ दोस्तों तो शुरू से ही कहा है मैंने कि इसमें 6 गियर नहीं है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें 5 गियर दिए गए हैं, ऑटोमेटिक में आपको 6 गियर मिलते हैं। तो ये भी एक कमी हो जाती है, क्योंकि जैसे ही आपकी गाड़ी 100 क्रॉस करती है ना तो थोड़ी सी नॉइज़ इंजन की आना स्टार्ट हो जाती है और आरपीएम हाई चले जाता है। अगर 6 गियर होते तो एक तो नॉइज़ कम आती, साथ में आपकी गाड़ी माइलेज और अच्छा देती। क्योंकि जब आप इसको 80 के बाद भगाना स्टार्ट करते हैं, 90 के ऊपर ले जाते हैं तो फिर माइलेज ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है इसका। तो ये एक कमी मुझे लगती है। साथ में जो ड्राइवर की सीट है उसमें थोड़ी सी मुझे अपने हाइट के हिसाब से थाई सपोर्ट कम लगता है। बाकी जो नॉर्मल हाइट वाले हैं उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ओवरऑल 2 साल में दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही शानदार रहा है इस गाड़ी के साथ में। और ब्रेजा का जब से ये फेसलिफ्ट लॉन्च किया तब से धड़ाधड़ दिख रही है और नंबर 1 एसयूवी ये अपने सेगमेंट में कई बार रही है। कई महीने सेल्स के मामले में अच्छी गाड़ियों को पछाड़ रखा है इनने। अब तो देखा जाए दोस्तों बहुत सारे कॉम्पिटिटर आ गए हैं, स्कोडा की काइगर आ गई है और अभी न्यूली लॉन्च जो किया की सायरोस है वो भी आ चुकी है। तो देखते हैं कि कितना कंपटीशन देते हैं। अब फीचर वाइज भी थोड़ी सी कमी है इसमें, जैसे कि बेस वेरिएंट में या सेकंड बेस वेरिएंट में या ZXi वेरिएंट में आपको 2 ही एयरबैग मिल रहे हैं स्टैंडर्ड। तो इसमें 6 एयरबैग होना भी एक नीड बन गई है, क्योंकि सब कंपनियाँ अब 6 एयरबैग दे रही है। मारुति भी अपनी कुछ बेस वेरिएंट में 6 एयरबैग दे रही है, लेकिन इसमें नहीं दे रही है। उम्मीद है कंपनी जल्दी ही जो है इस चीज़ में कुछ ना कुछ करेगी। 6 एयरबैग अगर इसमें मिल जाते हैं तो ये और भी अच्छा पैकेज बन जाती है। साथ में मैं आपको बता दूँ सस्पेंशन थोड़े से इसके स्टीप है, आपको धचके फील होते हैं। लेकिन जब आप हाई स्पीड में चल रहे होते हैं, यानी कि आपकी स्पीड ज़्यादा है और कोई धचका वगैरह आता है तो ज़्यादा फील नहीं होता। लेकिन स्लो जब आप चलते हैं सिटी वगैरह में थोड़े से धचके फील होते हैं। और थोड़े से सस्पेंशन स्टीप होने का कारण ये भी है कि हाईवे में थोड़ी सी स्टेबिलिटी अच्छी मिलती है। साथ में इसके जो लुक्स हैं वो भी मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं अदर गाड़ियों के मुकाबले। आपको फीचर वाले ही कम मिलते हैं लेकिन लुक्स काफ़ी अच्छे हैं। और एक कमी और मुझे लगती है वो ये है कि इसका अंदर का जो इंटीरियर है ना वो ऑल ब्लैक दिया गया है। हालांकि उससे दिक्कत तो कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्लास्टिक क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर फील होता है, क्योंकि अदर कंपनियाँ प्लास्टिक क्वालिटी अच्छी दे रही हैं इसके मुकाबले। तो ये एक मेरा अभी तक का इस गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस जो कि मैंने आपको शेयर किया। बहुत सारी चीज़ें मैं अगर भूल गया हूँ, कुछ चीज़ें मैं भूल गया हूँ तो मुझे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। उस टाइम में मुझे ये गाड़ी काफ़ी वैल्यू फॉर मनी पड़ी थी, करीब 10 लाख 38,000 की पड़ी थी, मोटा 10.5 लाख की पड़ी थी। लेकिन अब जो है ये गाड़ी 11 लाख को क्रॉस कर जाती है। डिस्काउंट वगैरह मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन हमने जब इस गाड़ी को लिया तो ग्वालियर में जो ट्रेड फेयर लगता है, जो मेला लगता है, उस पर RTO पे करीब हमें 50,000 का डिस्काउंट मिल गया था। तो 10.5 की हमें कुछ सामान वगैरह एक्सेसरीज वगैरह लगा के पड़ गई थी ये गाड़ी। और अभी तो अरबानो एडिशन आ गया तो और भी अच्छी बात है। थोड़ी सी प्राइस ज़रूर ज़्यादा है अपने सेगमेंट में, लेकिन आपको कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही हैं। तो ये अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ब्रेजा के साथ में। अब कुछ लोग यही पूछ रहे हैं कि ब्रेजा को आप लॉन्ग टाइम रख सकते हैं, तो भाई बिल्कुल रख सकते हैं। मारुति की गाड़ी है, बिल्कुल लो मेंटेनेंस गाड़ी है। अब हम जब पेड सर्विस कराएं तो उसका वीडियो भी आपको बना के देंगे, तो बता देंगे कि कितना खर्चा आ रहा है। हालांकि 1 साल में मुझे लगता है कि 4,000 से ज़्यादा सर्विस में इसका खर्चा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम देखेंगे, आपको बताएंगे वीडियो बना के कि कितना खर्चा इस गाड़ी की सर्विस में आएगा जब आप पेड सर्विस कराते हैं। तो मिलते हैं एक और नई जानकारी वाली वीडियो के साथ। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।